Today we will discuss protective and adsorbents. प्रोटेक्टिव एंड एडजोर्बेंट्स को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे हमारा स्टोमक है, स्टोमक में सपोज बैक्टीरिया या कोई वायरस इस तरह का या कोई टॉक्सिन्स आ गया, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू मान लीजिए कि यहाँ पे एक इन्फेक्शन की वजह से ये टॉक्सिन या बैक्टीरिया ये यहाँ पे क्या क्या आ गया, एक चीज थोड़ा सा समझे इसको। चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है पहली चीज, और चाहे वो टॉक्सिन हो सकता है या वो वायरस हो सकता है, ओके। इनकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ पे या इस जगह पे क्या पोजीशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ओके। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत इरिटेंट इफेक्ट हो रहा है, इरिटेशन की वजह से इरिटेशन हो रहा है। सिमिलरली यदि मैं थोड़ा सा अपन आगे चले तो यही प्रोसेस सपोज हमारे आगे की बात करेंगे तो इस तरह से जीआईटी में आगे आएंगे, जीआईटी में इस तरह से आगे आएंगे तो आप यही सेम सिचुएशन यहाँ पे हमारे इस जगह पे हो सकती है जिसमें इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर भी सेम ही कहानी हो गई, वही इन्फ्लामेशन हो गया, वही इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगा। व्हाट विल हैपन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाएगा, ओके, डायरिया हो जाएगा। डायरिया होने, अब डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए हमें एंटी डायरियल ड्रग्स देनी पड़ती है, मींस एंटी डायरियल प्रोडक्ट देना पड़ता है। एंटी डायरियल प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन को निपटने के लिए, इस सिचुएशन का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एंटी डायरियल प्रोडक्ट देता है। एंटी डायरियल प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब ध्यान देना कि डॉक्टर को पता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया वायरस है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, घाव हुआ है। अब डॉक्टर को आपको ट्रीटमेंट देना, तो पहला तो एक उस एंटी डायरियल प्रोडक्ट में पहला तो एक जनरली एंटी बैक्टीरियल होता है, जो यदि कोई बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया को किल किया जा सके या फर्दर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ओके। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, इसमें दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो जो मूवमेंट बहुत तेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेट में कहूंगा मरोड़े आ रहे हैं, मरोड़े आके फिर डायरिया हो रहा है, मतलब स्पाज्म हो रहा है हमारे पेट में, दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से दर्द होते ही डायरियल कंडीशन क्रिएट हो रही है, और जिसकी उनकी वजह से क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, इस चीज को ट्रीट करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक या एंटी मोटिलिटी एजेंट देते हैं, मतलब स्पाज्म जो मसल्स में ऐंठन हो रही है उस स्पाज्म को रोकने के लिए, या जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से डायरिया हो रहा है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो डायरिया हो रहा है उस डायरिया को रोकने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक या एंटी मोटिलिटी एजेंट देते हैं, ओके। और थर्ड कंपोनेंट होगा ये, दैट इज एडजोर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव। थर्ड कंपोनेंट होगा प्रोटेक्टिव एंड एडजोर्बेंट। यहाँ पे ये दो कैटेगरी जो आपने देखी है, ये दो कैटेगरी आपको फार्माकोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेगी। ये वाली चीज हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में प्रोटेक्टिव एंड एडजोर्बेंट है, तो आपको शायद समझ में आ गया। अब प्रोटेक्टिव एंड एडजोर्बेंट क्या करेगा, जो ये वाली जो सिचुएशन बनी हुई है, ये घाव बना हुआ है, ये घाव बना हुआ है, ये घाव बना हुआ है, इसको कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और प्रोटेक्टिव का मतलब उसको कवर कर लेगा इस तरह से, और एडजोर्बेंट का मतलब मैग्नेट की तरह, यहाँ पे मैग्नेट की तरह रहेगा, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया सारे के सारे आके इस पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे आके इस पे चिपक जाएंगे, जितने भी बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, वायरस जितने भी होंगे सारे के सारे इस पे आके चिपक जाएंगे, तो वो एडजोर्बेंट एक्टिविटी हो। तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट, एक ही दवाई दो तरीके का काम करती है। पहला तो है यहाँ पे एडजोर्बेंट के तौर पे, जिसमें चारों तरफ उसके आके चिपक जाएंगे। दूसरा है
वो जो घाव हो गया, ये घाव जो हो गया, इस घाव पे क्या कर रहा है, चारों तरफ लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से इस पे फर्दर कोई इंफेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरा, इस पे जो खाना है उस पे रगड़ ना लगे, रगड़ नहीं लगेगा तो जल्दी हीलिंग होगा। ये हो गया आपका प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, ये शायद समझ में आ गया होगा। इट इज द पार्ट ऑफ एंटी डायरियल प्रोडक्ट, ये एक उसका पार्ट होता है एंटी डायरियल प्रोडक्ट का। तो अब अपन बात करते हैं, शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट का जो डेफिनेशन बनता है वो ये कहानी है। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट में एडजॉर्ब बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड वायरस, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, एडजॉर्ब कर रहा है। एडजॉर्ब का मतलब जो सरफेस है, ये इस सरफेस, सपोज ये बैक्टीरिया, ये हमारा ड्रग है, ये ड्रग है, इस ड्रग पे क्या है, इस ड्रग पे इस तरह से बैक्टीरिया और इस तरह से वायरस आके इस पे चिपक जाते हैं। चिपक जाने को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। ओके, तो ये प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, इसको चिपकना, जिससे दैट इज एज गुड एज मैग्नेट। ओके, तो प्रोटेक्ट कर रहा है, एडजॉर्ब कर लिया, उसके साथ में इन एडिशन टू, उसके साथ में फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो यहाँ पे घाव हुआ उसकी कवरिंग बनाना, वो जो घाव हुआ उसकी कवरिंग बनाना, या कोटिंग ओवर द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब यहाँ की इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे या यहाँ पे इस पे कवरिंग करना। इस कवर करने की वजह से क्या होगा, वो प्रोटेक्शन के तौर पे, जैसे सपोज कहीं अंगुली पे लग गई तो हम उस पे बैंडेज लगाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पे अंदर बैंडेज नहीं लगा सकते, लेकिन दवाई पिला सकते हैं, वो दवाई अंदर जाके उस पे कवरिंग कर लेगा, तो हम उसको प्रोटेक्टिव बोलेंगे। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखना आप लोग, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला कैटेगरी है बिस्मथ साल्ट। बिस्मथ से रिलेटेड जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट के तौर पे काम होंगे। पहला है बिस्मथ सब नाइट्रेट, पहला कंडीशन। दूसरा है बिस्मथ सब कार्बोनेट, और तीसरा है नेक्स्ट आगे मिल्क ऑफ बिस्मथ एंड बिस्मथ गैलेट, मतलब गैलिक एसिड के साथ में क्या है, बिस्मथ का सॉल्ट है। नेक्स्ट है बिस्मथ सब सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट हो गया। फिर आता है नेक्स्ट बिस्मथ अमोनियम सिट्रेट, यह बिस्मथ अमोनियम सिट्रेट का सॉल्ट हो गया। ओके, तो ये हो गया आपके सारे के सारे बिस्मथ के सॉल्ट। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी आता है एक्टिवेटेड क्लेज। क्लेज का मतलब सिंपल सी मैं बात करूं, मिट्टी की जैसी होती है, उसको हम क्लेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट केओलिन पहला ड्रग हो गया एज ए प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, और दूसरा हो गया एटापल्जाइट। ये हो गया, ये दोनों इंपोर्टेंट है एक्टिवेटेड क्ले के तौर पे। और उसके बाद में लास्ट होता है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल, जो हमारा कार्बन के तौर पे इस तरह का कार्बन नेचर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। सिंपल सा दो कंसेप्ट है यहाँ पे। पहला एडजॉर्प्शन का, मैग्नेट की तरह ऊपर की कवरिंग कर लेता है। दूसरा प्रोटेक्शन करना है, जो घाव हो चुका उसको प्रोटेक्शन करना है। और ये किसका पार्ट होता है, एंटी डायरियल प्रोडक्ट का पार्ट होता है। ये है आपका क्लासिफिकेशन और इनिशियल इसका डेफिनेशन। तो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट, तो शुरुआत आपको यहां से करनी है, ये वाली सिचुएशन बतानी है। सिचुएशन को आपको जिस तरह से मैंने बताया तो ट्राई टू राइट इन सिमिलर फॉर्म। और उसके बाद में प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद में उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ये हो गया, उसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। और हो सके तो फिर अब मैं जब दूसरा चीज बताऊंगा जिसमें हम कुछ कम इंडिविजुअल ड्रग के बारे में बोलेंगे, लिखेंगे, तो उसका आपको साथ में लिख देंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका एडजॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव का शॉर्ट में ओवरव्यू कंप्लीट। ओके, नाउ बिस्मथ साल्ट की अपन बात करेंगे। बिस्मथ साल्ट में जैसा अपन ने एग्जांपल में देखा था या क्लासिफिकेशन में देखा था, बिस्मथ साल्ट का हमारे जो सिलेबस में है बिस्मथ सब कार्बोनेट है, वो हमारे सिलेबस में, तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। बिस्मथ ऑक्साइड के साथ में कार्बोनेट होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन वाटर। ओके, एक क्रिस्टलाइन वाटर रहता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है बिस्मथ कार्बो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। बिस्मथ ऑक्साइड कितना परसेंट होना चाहिए, 90 से
92% मतलब 90 to 92% होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड माना जाएगा, तभी वो प्योर माना जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में आप देखिएगा पेल येलो व्हाइट पाउडर होता है, और वो किस तरह का पाउडर होता है, ना तो उसमें कोई ऑर्डर होती है ना उसमें कोई टेस्ट होता है, मतलब ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। ओके, और ध्यान रहने कौन सी बात है, स्टेबल इन एयर लेकिन अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट से अफेक्टेड है तो हम इसका स्टोरेज किस में करेंगे, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट वाले कंटेनर में, हम ऐसे कंटेनर में यूज करेंगे जो लाइट से प्रोटेक्ट कर सके इसको। ओके, नहीं तो लाइट खराब हो जाएगा। फिर सिमिलरली दूसरा है इनसोल्यूबल इन वाटर, जैसा हमारा किसमें एंटासिड्स थे जो इनसोल्यूबल थे, लेकिन सिमिलरली सॉल्युबल इन एसिड, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, उनमें ये सॉल्युबल होता है। क्लियर, ध्यान रहे सॉल्युबल हो रहा है, एसिड में सॉल्युबल हो रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ध्यान रहे दूसरी कहानी क्या होती है, यदि हम इसको ओरली दे रहे हैं, यदि हम इसको ओरली दे रहे हैं तो क्या करेगा, अंदर जाके प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन का मतलब म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो होता है उसका प्रेसिपिटेशन कर देता है। ओके, और दूसरी चीज ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि ये अंदर जाने के बाद में सल्फाइड सॉल्ट बना देता है। इस सल्फाइड सॉल्ट की वजह से जो स्टूल का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर हो जाता है। तो यहाँ पे जो यदि हम किसी पेशेंट को बिस्मिथ साल्ट या बिस्मिथ सब कार्बोनेट दे देंगे तो उसके स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ बिस्मिथ। ओके, अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये इसके यूजेस, इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसके यूजेस रहेंगे, बट ओबियस है जैसा मैंने बोला कि HCl के साथ सॉल्युबल है तो थोड़ा सा नेचर है। तो पहला इसका यूज हो जाएगा माइल्ड एंटासिड, मतलब इसको एसिडिटी के में भी ट्रीट करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा यूज है इसका कौन सा, एज ए प्रोटेक्टिव, जो पढ़ने किस पर्पस के लिए, GIT के लिए, मतलब सिस्टमिक यूज के लिए हम प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज ले रहे हैं। अब अपन दूसरे थर्ड बात करेंगे कौन सा, एज ए माइल्ड एस्ट्रीजेंट होगा। माइल्ड एस्ट्रीजेंट का मतलब प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, अंदर जाके वहां पे घाव हो रहा है तो वहां पे प्रेसिपिटेशन कर रहा है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन का प्रेसिपिटेशन कर रहा है। तो यह और दूसरा एस्ट्रीजेंट एक्शन की वजह से ही नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैटेगरी आ जाएगा, एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। जो एंटीसेप्टिक कौन सा, जनरली डस्टिंग पाउडर में इसको यूज किया जाता है। डस्टिंग पाउडर हम बॉडी सरफेस पे लगाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है हमारा एज ए प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में ध्यान देना, प्रोटेक्टिव किसकी बात कर रहे हैं हम, टॉपिकली जो सरफेस पे लगाने के लिए बात कर रहे हैं, टॉपिकली हम यूज कर रहे हैं। चाहे ऑइंटमेंट की बात करूं चाहे लोशन की बात करूं, हम उस कंडीशन में बिस्मिथ साल्ट को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर, फिर उसके बाद में लास्ट में जो कहानी बनती है, अल्टीमेटली इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है यदि हम ओरली किसी पेशेंट को देते हैं तो ध्यान रहे, इसीलिए ये अब सिस्टमिक यूज नहीं होता, सिस्टमिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते इसको, सिर्फ इसको टॉपिकल एज ए टॉपिकली ऑइंटमेंट है लोशन के तौर पे यूज करते हैं पहला। दूसरा इसका डस्टिंग पाउडर में भी एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो ये मेन इसके यूज ये हो गए इंस्टेड ऑफ दीज या प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट के तौर पे। ये पुराने टाइम से क्लासिफिकेशन चलता आ रहा है, पुराने टाइम पे इसको कैटेगरी के फॉर्म में लिया था। बिस्मिथ एज ए प्रोटेक्टिव के तौर पे कर रहे थे, GIT में कर रहा था, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटीज होने की वजह से, इसको सिस्टमिक मतलब GIT के ट्रीटमेंट के तौर पे इसको यूज अब नहीं किया जाता, लेकिन इसका टॉपिकली इसका यूज होता है कौन सा, एज ए एस्ट्रीजेंट, एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर में यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव इसमें ऑइंटमेंट एंड कैलामाइन में लोशन में यूज करते हैं। This is all about what bismuth subcarbonate, that is comes under protective and adsorbent. Okay.